बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इंद्रधनुष के ज्योतिष अंक में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष में रुचि रखने वाले, ज्योतिष को सीखने समझने की इच्छा रखने वाले, उन सभी लोगों के लिए मैं शुरू से ज्योतिष के विषय में जानकारी देता आ रहा हूँ और आज भी उसी कड़ी में मैंने सूर्य ग्रह पर यह वीडियो बनाया है, जो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। ज्योतिष में 12 राशि, 12 भाव और 9 ग्रह, इन सभी की जानकारी होना अति अनिवार्य है। ये प्रारंभिक जानकारी है, क्योंकि आपको इनसे पता चलता है कि हम 12 भाव किस लिए हैं, 12 राशि से क्या मतलब है, इन 9 ग्रह का क्या उपयोग है। तो उसी संबंध में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह से। देखिए, सूर्य जो है एक तारा है, किंतु ज्योतिष में इसे ग्रह माना गया है। सूर्य सभी ग्रहों से बहुत दूर है, किंतु वही सब ग्रहों का, धरती का, पृथ्वी का पोषक भी है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को जगत पिता कहा गया है, क्योंकि जितने भी ग्रहों का निर्माण हुआ है, सृष्टि हुई है, वह सूर्य से ही हुई है। तो सूर्य को वेदांत शास्त्र में सूर्य को आत्मा माना गया है। तो यह सूर्य आत्मा का कारक है, यही सारे जगत का निर्माण करता है। तो आइए आज हम पहले देखें कि सूर्य का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, क्या होता है कि आप सूर्य की स्थिति से किसी की जन्म तारीख, जन्म समय यह बता सकते हैं, बिना उससे पूछे हुए। केवल उसकी कुंडली देखकर ही आप सूर्य की स्थिति से उसकी जन्म तारीख, जन्म महीना और जन्म समय बतला सकते हैं। बहुत साल पहले जब मैं ज्योतिष से अनभिज्ञ था, एक कहीं से बहुत पहुँचे हुए ज्योतिषी आए थे, हमारे घर पहुँचे वो, और उन्होंने बस चार्ट मेरा से पूछा, चार्ट बनाया उन्होंने पूछ के, और उस चार्ट को देखकर मुझको कहा कि तुम्हारा जन्म फलाने महीने में हुआ है, अमुक समय में हुआ। तो निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यानी ये तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी पंडित हैं। जबकि जब मैंने इसे सीखा तो पता चला कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत प्रिलिमिनरी चीज़ है, क्योंकि इसके लिए सूर्य की स्थिति का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य की राशि सिंह है, अर्थात 5वीं राशि। सूर्य की नीच राशि होती है तुला, जिसमें वो नीच माना जाता है। जबकि देखिए क्या होता है, उच्च का माने जाने का कारण क्या है कि सूर्य जिस समय मेष राशि में आता है, वो समय है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य मेष राशि में रहता है। मान लीजिए ये कुंडली है, तो यहाँ पर मेष राशि नंबर 1, यहाँ पर अगर सूर्य है तो आप समझ जाइए
कि उसका जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है। अब उसी क्रम से आप आगे बढ़ते चले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो आपको समझिए कि सूर्य एक राशि में एक माह रहता है। तो 15 अप्रैल से 15 मई तक मेष राशि में हुआ, उसके बाद वो चला जाता है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जाएगा कब? 15 मई से 15 जून। 15 मई से 15 जून, तो ये 15 मई से 15 जून में यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर 2 लिखा है यानी वृषभ राशि है, तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म 15 मई से 15 जून के बीच में हुआ है। यहाँ है तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में। अब उसमें कभी कभार सूर्य की गति कम अधिक होती रहती है, तो कभी 14 जनवरी हो जाता है या 14 अप्रैल में आ जाता है, या 15 के शाम को आएगा या 16 तक आएगा। कभी कभी एक आध दिन का इधर उधर हेरफेर हो जाता है, लेकिन अधिकतर एक मोटा हिसाब माना है तो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई, इसी क्रम में आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो अब यदि सूर्य यहाँ है 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक में, तो ये क्या हुआ? 15 नवंबर से 15 दिसंबर। यहाँ है तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अब देखिए यहाँ कौन सी राशि है? 7। 7 में है मतलब नीच का है सूर्य, ऐसा कहा जाता है। सूर्य की नीच राशि, सूर्य की उच्च राशि मेष। तो यहाँ यदि सूर्य है तो कहा जाएगा सूर्य जो है उच्च राशि में है और अच्छा फल देता है, ऐसा अधिकतर शास्त्र कहते हैं। किंतु एक सिद्धांत ये भी है कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य बहुत उग्र होता है, उष्णता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तापदायी होता है, क्योंकि वो गर्मी का समय होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो वृषभ में जाता है तो थोड़ा वो उदार हो जाता है, फिर धीरे तीसरे में आता है, फिर और कम हो जाता है। ऐसा आते आते जब वो तुला राशि में आता है तो वह बड़ा विनम्र हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। उस समय आपको सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा आनंददायी लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नीच राशि में सूर्य अच्छा फल देने वाला होना चाहिए और उच्च राशि में बुरा फल, जबकि अधिकांश शास्त्र ये कहते हैं कि उच्च राशि में सूर्य होने पर अच्छा फल देता है और तुला राशि में होने पर बुरे फल देता है। खैर, अब इसके साथ साथ ये तो अनुभव की बातें हैं, आपको अनुभव में अलग अलग बातें अलग अलग समय पर पता चलती हैं। इसके साथ साथ अब अभी यदि आपको देखना है कि सूर्य से हम जन्म समय कैसे देखें, तो प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, वो समय मान लीजिए 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में 2 घंटे का समय मानिए। तो 5 से 7 के बीच में सूर्य अगर है, जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति का सूर्य यहाँ लग्न में होगा। कहाँ होगा? लग्न में होगा। इस समय अगर सूर्य यहाँ पर है स्थित, तो आप समझ लीजिए कि उसका जन्म 5 से 7 सुबह हुआ होगा। अब उसके बाद सूर्य यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में। भले यहाँ 12 राशि लिखा है, मगर ये राशि नंबर है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। तो सूर्य यहाँ से
अब यहाँ जाएगा, तो 2-2 घंटा एक एक भाव में वो रहता है। एक भाव में उसके रहने का समय 2 घंटा रहता है। 2 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच जाता है। तो 5 से 7 के बीच में सूर्य यहाँ होगा, तो 7 से 9 के बीच में यहाँ होगा, 9 से 11 यहाँ, 11 से 1 दिन के वो सूर्य दशम स्थान में होगा। यदि दशम स्थान में सूर्य है तो आप समझ जाइए उस व्यक्ति का जन्म 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में हुआ है। और यदि वो सूर्य यहाँ शाम को आ गया तो ये शाम का हो जाएगा 5 से 7, क्योंकि ये सुबह का 5 से 7 तो ये शाम का 5 से 7, और यहाँ 11 से 1 रात, 1 से 3, 3 से 5 और फिर 5 से 7, ये इसी क्रम पे चलता जाता है। तो इससे आप किसी व्यक्ति के जन्म समय के बारे में एक जानकारी ले सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं क्यों ये जानकारी लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कुंडली बनाते हैं उन लोगों से कोई भूल चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसमें समय तो कुछ और दिया रहता है, सूर्य की स्थिति आपको दिख रही कहीं और, सूर्य आपका है लग्न में और वो समय बता रहा है कि भाई शाम को 5 से 7 का जन्म है, तो वो तो उल्टी हो गई, पूरी कुंडली गलत हो गई। तो आपको कुंडली जब भी आए देखने के लिए तो आप उसको चेक करें कि वो कुंडली सही बनी हुई है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए ये सूर्य की स्थिति से हम पता कर सकते हैं। अब आइए सूर्य से हम किन किन बातों के बारे में विचार करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, तो व्यक्ति की आत्मा के संबंध में जानकारी हमको सूर्य की स्थिति से, उसके साथ दूसरे ग्रहों के प्रभाव से, उनके दूसरे ग्रहों के साथ योग से पता चलती है। अब इसी तरह से सूर्य को पिता भी माना जाता है, तो पिता का कारक भी सूर्य होता है। तो सूर्य से हमको उस व्यक्ति के कुंडली में उसके पिता के बारे में, उसके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, उसके पिता का साथ उसका क्या मतभेद है या स्नेह है उसके साथ, ये भी पता चल जाता है। और यह भी पता चल सकता है कि वो क्या अपने पिता के साथ व्यवसाय कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उनके साथ साथ काम कर रहा है, या अपने से अलग कर रहा है। तो ये पता करने के लिए आपको सूर्य की स्थिति से पता चलता है। यदि सूर्य नवमेष के साथ में है और व्यवसायिक सूचक नवमेष और दशमेष इनके साथ में है, दशांश में वह सूर्य की स्थिति है, तो आप ये समझिए कि वह व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है और अपने पिता के साथ कर रहा है। ये केवल मात्र 1-2 बातें बताया हूँ मैंने, इसमें और भी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, केवल समझाने के लिए अभी कि पिता का कारक सूर्य होता है, ये बताने के लिए। दूसरी बात, सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। और सूर्य और शनि में शत्रुता है। सूर्य के मित्र कौन से हैं? मंगल, गुरु और चंद्र। चंद्र, मंगल और गुरु ये उसके मित्र हैं, और शुक्र, शनि ये उसके शत्रु हैं। बुध जो है वो समभाव में, वो उसका शत्रु है ना मित्र है, वो समय समय पर अपने हिसाब से बदलता रहता है। तो यहाँ पर चूंकि शनि वास्तव में भी सूर्य का पुत्र है, माना जाता है उसको, तो सूर्य और शनि की शत्रुता भी धर्म ग्रंथों में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो यही बात ज्योतिष में भी देखी जाती है। तो यदि सूर्य का और शनि की युति है तो निश्चित रूप से पिता पुत्र में मतभेद होगा, टकराव होगा, यानी किसी न किसी प्रकार से वो एक दूसरे से
अलग विचार रखने वाले तो कम से कम होंगे ही होंगे। जैसे भी अगर मान लीजिए सूर्य और शनि की स्थिति ज़्यादा बुरी नहीं है तो ये हो सकता है मात्रा उसमें कम ज़्यादा हो, लेकिन यदि उस पर अष्टमेश का, शनि का, राहु का, मंगल का, केतु का, इनका प्रभाव हो गया तो यह भी आप मान सकते हैं कि उसके पिता शायद ना हो, उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई हो, यह भी माना जा सकता है। एक कुंडली थी जिसमें शनि सप्तम भाव में है, वहीं सूर्य है, वहीं केतु है, राहु देख रहा है और मंगल भी 12वें भाव से उसको देख रहा है। तो इस तरह से सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो गई होगी। अब पिता के बाद आते हैं हम हड्डी। शरीर में हड्डी भी बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। तो यदि सूर्य कमज़ोर है तो उस व्यक्ति की हड्डियां भी कमज़ोर होंगी, और यदि सूर्य मजबूत है तो उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। एक बात और है कि आप सूर्य कमज़ोर है, मजबूत है, बलवान है, ये कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका बतला रहा हूँ आपको कि जो व्यक्ति नमक अधिक खाता है तो समझिए कि उसका सूर्य कमज़ोर है। कुछ लोग होता है ना कि कुछ लोग अपने खाने में अलग से भी नमक लेते हैं, तो ज़रूर उनके सूर्य में, उनका सूर्य जो है वो दुर्बल होगा, और कम खाने वाला उसका सूर्य प्रबल होगा। इसके साथ साथ ये जो सूर्य यदि कमज़ोर हुआ तो हड्डियां कमज़ोर हों। दांत का कारक भी सूर्य होता है। दांत यदि आपके अच्छे हैं और काफ़ी उम्र तक आपको साथ देने वाले हैं तो निश्चित रूप से सूर्य आपका अच्छा होगा, तभी आपके दांत और मसूड़े अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आप हृदय, अक्सर आजकल आप लोगों ने सुना होगा हृदय रोग के बारे में अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे लोग हृदय रोग से पीड़ित होते हैं। तो हृदय का कारक भी सूर्य होता है। तो यदि सूर्य पीड़ित हो रहा हो शनि से, राहु से, मंगल से, केतु से, तो उसके हृदय द्योतक भाव, उसका स्वामी वो भी पीड़ित हो रहे हों, तो ये ज़रूरी है कि हम सूर्य को बलवान करें, सूर्य को प्रसन्न करें और उसको बलवान करें, तो आपको निश्चित रूप से इसका अच्छा फल मिलेगा। यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं तो सूर्य की आराधना अवश्य करें, क्योंकि सूर्य जो है वो हृदय का कारक है, हृदय का प्रतिबिंब है। अब इसके अतिरिक्त आपकी दाहिनी आँख को से पता चलता है कि आपका सूर्य कैसा है। आपकी दाहिनी आँख में, दाहिनी आँख का भी कारक वो होता है। यदि आपकी दाहिनी आँख कमज़ोर है तो निश्चित रूप से सूर्य भी कमज़ोर होगा, या सूर्य कमज़ोर है तो हो सकता है आपकी दाहिनी आँख भी कमज़ोर हो। इसके साथ साथ दाहिनी आँख को जिस भाव से देखा जाता है उस भाव पर भी विचार करना जरूरी होता है। केवल सूर्य से ही नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि सूर्य जो है वो दाहिनी आँख को प्रतिनिधित्व करता है। आप फेस रीडिंग में भी दाहिनी आँख को देखकर सूर्य की स्थिति के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि दाहिनी आँख का जो प्रतिबिंब है वो सूर्य है। इसके साथ साथ ललाट का भी, आप ललाट से भी देखकर आप सूर्य की स्थिति का पता कर सकते हैं।
अब इसके साथ साथ पीठ, नाड़ी चक्र, कुंडलनी, कुंडलनी को शरीर का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। ऋषि मुनि कुंडलनी जागृत करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, और जिसकी कुंडलनी जागृत हो गई तो समझिए उसको इस संसार की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये कुंडलनी को भी आप सूर्य से ही कुंडलनी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब आप आ जाइए कि सूर्य वैद्य भी है। तो वैद्य है तो जैसे यदि व्यवसाय द्योतक जो अन्य ग्रह हैं, जैसे वैद्य के द्योतक अर्थात शनि और राहु, यदि शनि और राहु के साथ में भी इसके कुछ संबंध हों सूर्य के, और 10वें भाव से इसका संबंध हो, तो यह व्यक्ति वैद्य या डॉक्टर बन सकता है। अब चूंकि निर्माण करता है तो ये इंजीनियर भी बन सकता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ यदि सूर्य अत्यंत प्रबल है तो सूर्य क्या है, सूर्य का स्वभाव क्या है? एक तेजवान, गर्वीला, अभिमानी और नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला, इस प्रकार का उसका स्वभाव हो सूर्य का। तो यदि सूर्य प्रबल है तो उस व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य प्रबल हो तो उसके राजनीति में जाने के, राजनीति में चमकने के लिए बहुत अच्छे अवसर होते हैं। यदि कुछ कम प्रबल हुआ तो वो राज्याधिकारी बन जाता है, और कम प्रबल हुआ और 10वें भाव 10वें से उसका संबंध हुआ तो वो राज्य का कर्मचारी भी बन जाता है। तो ये सूर्य की स्थिति से देखा जाता है। ये केवल आपको एक हिंट देने के लिए कि भाई सूर्य क्या है, एक प्रशासनिक क्षमता देता है, उसमें एक प्रशासन करने का गुण होता है उसमें, जिनका सूर्य प्रबल होता है। तो उससे यदि 10वें भाव से 10वें से दशांश से में इसकी सूर्य की स्थिति अच्छी है तो वह व्यक्ति राजनीति में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसी तरह से रवि जिनका तेज होता है, उनकी नज़र तेज होती है, आँखों के कोने में थोड़ी सी लालिमा होती है, और ये जो लालिमा है इसमें केवल सूर्य का ही नहीं, इसमें मंगल का भी प्रभाव मैं समझता हूँ होना चाहिए कि मंगल से भी आँखों में लालिमा होती है। सूर्य के एक और पहचान है कि सूर्य के से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर में बाल कम होते हैं, और यदि लग्न में सूर्य हुआ तो आप निश्चित रूप से देखिए कि उसके सिर पर बाल कम से कम ललाट जो है ऊपर यहाँ से होगा। बाल कई लोगों के सबके यहाँ होते हैं, उसके बाल और पीछे से होंगे, यानी उसका ललाट चौड़ा होगा और उसके बाल सामने सिर पे के बाल कम होंगे। तो ये भी एक सूर्य की निशानी है, और लग्न में हुआ तो निश्चित रूप से उसके सिर के बाल कम होंगे ही होंगे। और अगर स्त्री राशि में हो तो बाल बिल्कुल नहीं होते, अगर सूर्य स्त्री राशि में हो। अब स्त्री राशि पुरुष राशि ये अलग बातें हैं, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, ये अपन जब राशि का समय आएगा, राशि के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको उसके सब समय बताऊंगा कि कौन सी पुरुष राशि होती है और कौन सी स्त्री राशि होती है। अब इसके लिए अब मान लीजिए हमारे को सूर्य यदि प्रबल नहीं है, दुर्बल है, या सूर्य के कारण हमको कुछ कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो उसके के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य दें, और
अर्घ देते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः यह मंत्र जप करते जाएं। इस मंत्र का जप प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें, यानी एक माला। इसके साथ साथ रविवार को आप उपवास रहें। दूसरा, आपको रवि से संबंधित वस्तु अर्थात गेहूँ, तांबा, सोना और गुड़ इसका दान करें। सोना, तांबा, गुड़, गेहूँ इनका दान करें। ये हुआ दान। अब इसके साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य का वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य मुनि जब श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और उनको थोड़ा चिंतित देखते हैं युद्ध के लिए, रावण से युद्ध के समय पे, तब उनको वो उपदेश देते हैं और उनको आदित्य हृदय स्तोत्र बताते हैं कि इसका पाठ करो, इससे तुमको विजय प्राप्त होगी। तो उस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यदि आपको अचानक दांत में दर्द हुआ तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका सूर्य इस समय क्या स्थिति में है। देखिए, सूर्य चूँकि चलता रहता है, यद्यपि ये कहा गया है कि सूर्य अचल है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य को भी गतिमान माना गया है। सूर्य भी गति करता है। तो आपको यदि समझ में आएगा उस समय कि सूर्य इस समय की स्थिति क्या है और कुंडली में आपकी उस समय उसकी स्थिति क्या है, यदि आपकी कुंडली में उसकी स्थिति अभी अच्छे भाव में नहीं है या उस पर कोई बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वो 1 महीना ये स्थिति रहेगी और उस 1 महीने के बाद वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो जो दांत दर्द है वो 1 महीना हो सकता है आपको परेशान करे और उस 1 महीने के बाद आपको उससे छुटकारा मिल जाए। तो कई बार इस तरह से जो छोटी छोटी बातें आती हैं, पैदा होती हैं, गंभीर बात नहीं, जो कोई लंबा समय चलने वाली बीमारी हो, उस तरह की बात नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे समय पे अपने को तकलीफ देती हैं, जैसे मैंने इसीलिए आपको दांत दर्द बताया, तो वो यदि आपके साथ हो रहा है तो आप देखिए कि सूर्य की स्थिति यदि अभी वर्तमान में जो है वो कहाँ है। क्या सूर्य को कोई बुरे ग्रह देख रहे हैं या सूर्य किसी बुरे भाव में अभी बैठा हुआ है। तो जिस समय वो 1 महीने बाद हट जाएगा, नेचुरली आपका वो कष्ट भी मिट जाएगा। तो ये, इसके साथ साथ एक और बात है कि सूर्य जो है वो कलह कारक भी है, पृथकता कारक भी है। यदि वो शनि राहु के साथ में अगर मिल जाए तो वो उस भाव से संबंधित, जिस भाव पर ये तीनों ग्रह देख रहे हों, उससे संबंधित व्यक्ति से या उस संबंधित वस्तु से उसका पृथक्करण करा देते हैं, वियोग करा देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि वो सूर्य शनि राहु कहीं एक स्थान पर बैठकर आपके बड़े भाई के स्थान को देख रहे हों, तो ये निश्चित होगा कि बड़े भाई से आपका वियोग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी पृथकता कारक है, शनि भी पृथकता कारक है, राहु भी पृथकता कारक है। तो ये तीनों ग्रह यदि एक साथ दृष्टि डालें तो उस स्थान से संबंधित वस्तु का या व्यक्ति का आपसे पृथक्करण हो जाता है। या मान लीजिए
दसम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हों तो हो सकता है आपकी नौकरी से आपका पृथक्करण हो जाए, नौकरी से आप अलग हो जाए, राज्य शासन से आपको कोई कष्ट हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें सूर्य पृथकता के कारण देता है। अब सूर्य इसके साथ साथ अग्नि से संबंधित भी है। चूंकि अग्नि से संबंधित है, मंगल भी अग्नि से संबंधित है, केतु भी अग्नि से संबंधित है। यदि ये तीनों ग्रह एक साथ किसी ग्रह पर, किसी भाव पर दृष्टि डालें तो उस भाव से संबंधित बात को आप में अग्नि वहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं, जला देते हैं। या इन तीनों का प्रभाव आपके दसम स्थान में हो, आपके व्यवसाय द्योतक अंगों से हो, जैसे व्यवसाय द्योतक भाव से हो, व्यवसाय द्योतक लग्नेश से हो, और आपके दशांश में इनकी स्थिति हो अच्छी, तो आपको अग्नि से संबंधित व्यवसाय देते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के बारे में आपको मैंने आज बताया, और सूर्य की शांति के लिए उपाय बतलाए आपको। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, और कृपया यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन अगली बार हम अपने ज्योतिष अंक में चंद्र ग्रह के ऊपर विचार करेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। और इसी तरह से सूर्य चंद्र मंगल पूरे ग्रह करने के बाद हम शुरुआत करेंगे राशि से, कि राशियों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। आज के लिए यही विराम चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।